गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हम रिजर्व बैंक के भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन एवं नियंत्रण के प्रावधान पढ़ रहे थे। उसी में आगे बढ़ते हैं हम। उसके सेक्शंस दिए हुए हैं, उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट है वाणिज्यिक विपत्रों एवं प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय अथवा पुनर्कटौती, परचेज और रीडिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल्स और प्रोमिसरी नोट्स। ये किस्म है धारा 17(2) के अंतर्गत। और इसमें क्या है, आरबीआई भारत में लिखे गए या भारत में देय व्यापारिक विपत्रों और प्रतिज्ञा पत्रों का परचेज और उनके रीडिस्काउंटिंग कर सकता है। और इसमें हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि जो एक्सपोर्ट बिल्स, जो निर्यात बिल्स हैं, उनकी परिपक्वता अवधि 180 दिन होंगे और अन्य बिलों की 90 दिन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि कार्यों से रिलेटेड। ये भी हम बात कर चुके हैं पहले। इनकी परिपक्वता अवधि क्या होगी, 15 माह। ठीक है, और ये कौन सी धारा के अंतर्गत है, धारा सेक्शन 2B के अंतर्गत है। और फिर हम बात करते हैं लघु उद्योगों के वित्त पोषण हेतु लिखे गए विपत्रों की खरीद या पुनर्कटौती। इसके लिए धारा कौन सी हो जाएगी, 17(2)B। और इसमें परिपक्वता अवधि क्या होगी, 12 माह। और इसमें 2 सम्मानित व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है उन बिलों पर। और उनमें से एक कौन सा होना चाहिए, अनुसूचित बैंक का या फिर राज्य सरकारी या वित्तीय संस्था के होने चाहिए। फिर बात करते हैं राजकीय प्रतिभूतियों को प्राप्त करने या उनमें व्यवसाय हेतु लिखे गए पत्रों की। तो इनकी परचेज और रीडिस्काउंटिंग के लिए कौन सी धारा होगी, धारा 2C। और इसकी जो परिपक्वता अवधि होगी वो होगी 90 दिन की और 2 सम्मानित हस्ताक्षरों से युक्त होनी चाहिए, जिनमें से एक कौन सा होगा, अनुसूचित बैंक का। और अब बात करते हैं फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विदेशी विनिमय बिल। इनके लिए कौन सी धारा है, 17(3)B। यानी कि इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किसी सदस्य राष्ट्र में लिखे गए ऐसे विपत्रों की कटौती कर सकता है जो भारत में निर्यात व्यवहार के लिए लिखे होने पर हो। और उनकी परिपक्वता अवधि क्या होगी, 180 दिन। और अन्य कार्यों के लिए 90 दिन, यानी कि निर्यात के लिए वही 80 और बाकी के लिए 90। ये किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और अब प्रोमिसरी नोट की बात करते हैं। प्रोमिसरी नोट के लिए की प्रतिभूति पर ऋण या अग्रिम, यानी कि लोन्स और एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ये किस में आ गया, धारा 17(3)A में। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक आवश्यक शर्तों के पूरी होने पर अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों को प्रतिज्ञा पत्रों पर ऋण अथवा अग्रिम स्वीकार कर सकता है। ये तो थे प्रोमिसरी नोट्स की प्रतिभूति पर। और अब अन्य संपत्तियों की प्रतिभूति के लिए कौन सा प्रावधान है, 17(3)E की धारा के अनुसार इन संपत्तियों की प्रतिभूतियों पर भी अधिक से अधिक कितने दिन का, 90 दिन का ऋण या अग्रिम दे सकता है। कौन दे सकता है, आरबीआई दे सकता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी लोन्स, आपातकालीन ऋण। ये धारा 18 के अंतर्गत होंगे। और इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड बैंक्स को आपातकालीन ऋण दिया जा सकता है। अब अनुसूचित बैंकों द्वारा नगद कोषानुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसकी धारा कौन सी हो गई, 42(2). इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के द्वारा अपनी कुल देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत, जो किसके द्वारा डिसाइड किया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा, अपने पास जमा रखता है और उसको हम CRR कहते हैं। और यह वैधानिक अनिवार्यता है। अगर इसका पालन नहीं होगा तो फिर दंड व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुसूचित बैंकों द्वारा विवरण प्रस्तुत करना। यह है धारा 42(2) और 42(6). इसमें रिजर्व बैंक के अधिकार दिए गए हैं। फिर बात करते हैं ऋण एवं अग्रिम संबंधी सूचनाएं, लोन्स एंड एडवांस संबंधी, यह धारा 45C और 45D में दिया गया है। उसके ये सब आगे डिटेल्स में दिए गए, उनको हम पढ़ेंगे। दंड व्यवस्था जो है वो 58B में है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे।
बैंक संबंधी डेटा उनके तथ्यों का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स, ये भी रिजर्व बैंक के ऊपर है। इसके अलावा रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक एडवाइज़र और गाइड का भी काम कर रहा है। इस अधिनियम में इसके भी काफ़ी प्रोविजंस हैं। अब हम बात करते हैं CRR से रिलेटेड, यानी कि बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक में रखे जाने वाले नगद कोषानुपात संबंधी प्रावधान। इसके लिए देखिए धाराएं दी गई हैं 42(1)A, 42(1)B, ये सब इनको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जो 42(1)A है इसको हम पढ़ते हैं, यह अतिरिक्त नगद कोषानुपात का अधिकार रिजर्व बैंक को मिल गया था। नो 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 नो, ये हम गलत गए, ये इसका है 42(1)A, 42(1)A, यहाँ मैं 42(1) लिखना भूल गई थी, इसलिए ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो इसमें धाराएं 42(1), 42(1)A, 42(1)B, 42(1)C, 42(3), 3AB ये सब हैं। और इसके अकॉर्डिंग बैंकों को अपनी मांग जमाओ और सावधि जमाओ, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स की देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग RBI के पास जमा कराना होगा। और RBI इस प्रतिशत में टाइम पर चेंज करता रहता है। यह बहुत अलग अलग दर रहती है, चेंज हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है। RBI की मौद्रिक नीति के अकॉर्डिंग होती है। इसका करंट मैं आपसे क्वेश्चंस में पूछूंगी, उसके बाद आप लोगों को उसका आंसर देना होगा सर्च करके, अदरवाइज मैं तो दूंगी ही दूंगी। फिर हम बात करते हैं इसके धाराओं की बात करते हैं, यानी कि 42(1)A की। इसमें क्या था, इस अधिनियम की धारा से रिजर्व बैंक को अतिरिक्त नगद कोषानुपात का भी अधिकार मिल गया था, लेकिन इसको 1996 में ख़त्म कर दिया गया। फिर 42(1)B, इसके अकॉर्डिंग बढ़ाए गए नगद कोषानुपात पर निर्धारित दर पर ब्याज देने की व्यवस्था है, और यह ब्याज तभी मिलेगा जब निर्धारित सीमा तक नगद कोष जमा हो जाएगा। फिर है 42(3), यदि अधिनियम की 42 धारा 3 ये कहती है कि यदि किसी बैंक का न्यूनतम नगद कोष वैधानिक सीमा से कम हो गया है तो फिर उससे दंडनीय दर से ब्याज वसूली का रिजर्व बैंक को अधिकार है। 42(3)A, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नगद कोषों की अल्पता के आधार के जो भी बैंक के उनके अधिकारी दोषी है उनसे 500 रुपये प्रति सप्ताह का अर्थदंड लिया जा सकता है। और यदि 42(3)AB की बात करते हैं, यदि दोषी संचालक हैं, नगद कोषानुपात की अल्पता कब तक रह रही है, दीर्घकाल तक, यानी कि लंबी अवधि के लिए, तो फिर ऐसे बैंकों को नवीन निक्षेप स्वीकार करने पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा सकता है। और यदि इस आदेश की वो संचालक अवहेलना कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो फिर उन पर 500 रुपये पर डे के हिसाब से अर्थदंड लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक को निर्धारित प्रारूप में सूचना भेजना। यह धारा 42(2) के अंतर्गत होगा, और हर शुक्रवार के अंत में रिजर्व बैंक निर्धारित प्रपत्र में रिजर्व बैंक को बैंक के दायित्व, जमाएं, ऋणें, नगद कोष आदि के बारे में विवरणी बैंक के 2 अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करवा करके उन बैंकों को किसको भेजना होता है, RBI के पास भेजना होता है, और ये अनिवार्य है। और यदि यह पॉसिबल नहीं है भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, तो फिर क्या होगा, अस्थायी साप्ताहिक विवरण भर दिया जाएगा और 10 दिन के अंदर उनका पक्का विवरण तैयार कर दिया जाएगा। और या फिर महासमाप्ति के 14 दिनों के भीतर 14 डेज के अंदर मासिक विवरण भेजने की इजाज़त कौन दे सकता है, RBI। और अगर ये सब यानी कि वीकली स्टेटमेंट नहीं भेजा जा रहा है तो फिर RBI दंड व्यवस्था उन पर लागू करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस फॉर बिकमिंग शेड्यूल्ड बैंक्स, यानी कि अनुसूचित बैंक बनने के लिए बैंकों को कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी। हम पढ़ चुके हैं RBI की 2 अनुसूचियाँ, फर्स्ट और सेकंड अनुसूची में लिस्टेड बैंक्स को शेड्यूल्ड बैंक्स कहा जाता है। उसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। ये सेक्शन 42(6) के अनुसार वे शर्तें हैं जिनकी पालना इनको करनी ज़रूरी है, और वो कौन कौन सी है कि बैंक की पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स, यानी कि पूंजी
प्रदत्त पूंजी तथा संचित कोष का योग 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 लाख कम से कम होने चाहिए। आरबीआई को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि ये बैंक जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा वह बैंक भारत में या भारत के बाहर बैंक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और इसमें राज्य सहकारी बैंकों को भी इंक्लूड कर लिया गया है, यानी कि अगर ये 3 शर्तें पूरी होती है तो आरबीआई उस बैंक को सेकंड अनुसूची में शामिल कर लेगा, जो कि फिर शेड्यूल्ड बैंक कहलाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं पब्लिकेशंस ऑफ फैक्ट्स ऑफ द बैंक, धारा 43। इसके अकॉर्डिंग सभी अनुसूचित बैंकों की जमाओं, दायित्वों आदि से संबंधित सामूहिक आंकड़ों को प्रति सप्ताह प्रकाशित करवाना रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य है और इसी कारण रिजर्व बैंक प्रति सप्ताह उन बैंकों से आंकड़े प्राप्त करके उन्हें सामूहिक रूप से प्रकाशित करता है। रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में एसबीआई, धारा 45। ये है कि धारा 45 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि जहां आरबीआई की शाखा नहीं है या कार्यालय नहीं है, वहां पर एसबीआई और उससे संबद्ध बैंक शाखाएं, जो कि वर्तमान में एसबीआई में इंक्लूड हो चुकी है, जैसे एसबीबीजे, ईटीसी, वो उनको आरबीआई एजेंट या प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त करता है, यानी कि वो सारे कार्य फिर एसबीआई करता है। और एसबीआई से पूर्व यह कार्य कौन कर रहा था? इंपीरियल बैंक, क्योंकि एसबीआई की 1956 में इंपीरियल बैंक से ही स्थापना हो गई थी, तो पहले ये काम इंपीरियल बैंक कर रहा था। कौन सा काम? रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में। अब साख सूचना सेवा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस, धारा 45 ए से लेकर धारा जी तक यह प्रावधान है कि रिजर्व बैंक एक ही व्यक्ति या संस्था द्वारा कई बैंकों से ऋण लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगा सकता है तथा साख के केंद्रीकरण पर नियंत्रण के उद्देश्य से किसी भी बैंक से विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिए गए अग्रिम ऋणों और एडवांसेस की सूचना मांग सकता है। लोन्स एंड एडवांसेस की सूचना मांग सकता है। फिर है गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमाएं प्राप्त करने का नियमन, रेगुलेशंस ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ डिपॉजिट्स बाय नॉन बैंकिंग कंपनीज, धारा 45H से लेकर धारा 45S तक के ये प्रावधान है। इन प्रावधान के अनुसार जमाएं गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा जमाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञापन अथवा प्रोस्पेक्ट्स निकालने पर रोक लगा सकता है आरबीआई। जमाएं प्राप्त करने पर कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें लागू कर सकता है। जमाएं प्राप्त होने संबंधी सूचनाएं मांग सकता है। प्राप्त करने संबंधी दिशा निर्देश भी जारी कर सकता है। इनके अलावा 20 मार्च 1997 को